खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्लाह खान हूँ। मुल्की सियासत एक नया रुख इख्तियार कर रही है। बड़ा अहम मरहला है इस वक्त मुल्की सियासत के हवाले से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। अब जाहिर है ये डील नहीं है, ये शायद कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में कोई शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है। तो चूँकि हमारे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ना अंदर की खबर है, ना कोई ऐसे हमारे सामने चीज़ें आई हैं जिसके बुनियाद पर हम कह सकेंगे वो डील हुई है, तो इसलिए ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्या है कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हुकूमत बिल्कुल लचक दिखाने को तैयार नहीं थी और कहती थी कि किसी सूरत इनके साथ वो रवैया अख्तियार नहीं किया जा सकता जो आईन और कानून के तहत बाकी लोगों के साथ नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान में कोई कन्विक्टेड शख्स आज तक अगर बाहर नहीं जा सका अपना इलाज कराने के लिए तो ये रियायत इनको भी नहीं दी जा सकती। लेकिन अब ECL से नाम निकाला जा रहा है। नईम उल हक साहब ने कह दिया है कि उनकी रिपोर्ट्स हमने देखी है, उनकी वाकई तबीयत ख़राब है, इसलिए उनका नाम ECL से निकाला जा रहा है। अब नईम उल हक साहब से या हुकूमत से ये सवाल बजा तौर पर किया जा सकता है कि ऐसे कितने ही लोग हैं पाकिस्तान में जो इसी तरह से बीमार होंगे या इनसे भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, या कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो इलाज ना होने के बायस जेलों में मर गए लेकिन उनको कोई रियायत नहीं मिली। तो नवाज शरीफ साहब को क्या इसलिए रियायत मिल रही है कि वो 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं? तो फिर ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान है? ये किस तरह से हो रहा है? और इसका ये पहलू बड़ा अहम है ये जानना कि अब जब नवाज शरीफ साहब को रियायत मिल रही है और वो बाहर चले जाएंगे और शायद उनकी साहबजादी भी बाहर चली जाएंगी, तो क्या उनकी जो सियासत है, उनकी पार्टी की सियासत, वो किस अंदाज में चलेगी? वो शहबाज शरीफ साहब के अंदाज में चलेगी? वो नवाज शरीफ साहब की आवाज़, क्या जो तवाना आवाज़ थी जो मुसलसल हमें उनके कुछ करीबी साथियों के ज़रिए से सुनाई देती रहती थी, क्या वो देगी, या वो आवाज़ खामोश हो जाएगी और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ सुनाई देगी? क्या रुख इख्तियार करेगी? दूसरी जानिब धरना जो है वो अब किधर को जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल आम लोगों के ज़हन में है कि धरने का क्या हो रहा है? धरना ख़त्म हो रहा है? धरना आगे बढ़ रहा है? धरना मज़ीद एग्रेसिव हो रहा है? मौलाना कोई बी प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, या बस ये इसका काउंटडाउन चल रहा है? मौलाना ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि वो एक बंद गली में जा चुके हैं जहाँ से ना आगे बढ़ने का रास्ता है और पीछे मुड़ने का भी रास्ता नहीं है, उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर वो कहाँ से अपना रास्ता तलाश करेंगे? क्या दाएं या बाएं से कोई उनको जगह मिलेगी निकलने के लिए? मौलाना के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? ये तमाम चीज़ें हम रखते हैं अपने मेहमानों के सामने सवाल की सूरत में और जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैंने अब्बास साहब खुशामदीद। मुफ्ती फजल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ का ताल्लुक है। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और शाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जो आज मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि उन्हें फ़ौरन बाहर जाना चाहिए, उनकी तबीयत इस तरह की है, और उन्होंने अपने बारे में भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि वो बाहर चले जाएं और मैं यहाँ पर इस परेशानी का शिकार रहूँ कि मेरे वालिद की ना जाने तबीयत कैसी होगी, तो मुझे भी बाहर जाना चाहिए। मरियम साहबा ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी, और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहां उनका डायग्नोसिस हो सके। तो मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब की ज़िंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है, और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सदाकत अब्बासी साहब, ये किस तरह से ECL से नाम निकालने का फ़ैसला हुकूमत कर रही है? ज़ाहिर है उनकी तबीयत ख़राब है, आपने रिपोर्ट्स का मुआयना किया है, लेकिन ऐसी बेशुमार शख्सियात जेलों में हैं कि जिनकी तबीयत ऐसे ख़राब है, और पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल, जैसा कि आप खुद कहते रहे हैं कि नहीं मिलती कि कोई कन्विक्टेड शख्स जो है उसका नाम आप ECL में हो और ECL से निकाल के उसको बाहर जाने की इजाज़त दे दें, तो ये कैसे हो रहा है सर? एक पाकिस्तान है, 2 पाकिस्तान है? असदुल्लाह भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले बात यह कि आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। एक मियाँ साहब की सेहत और उनका बाहर जाना, दूसरा मरियम साहिबा का ये तकाजा करना कि उनको बाहर जाना चाहिए, और तीसरा एक पाकिस्तान। मैं बारी बारी तीनों पे बात करना चाहूँगा जी। सबसे पहली बात कि मियाँ साहब की सेहत ख़राब है, ये मीडिया भी जानता है, आप भी जानते हैं, हम उनके सियासी मुखालिफ हैं, हम भी जानते हैं और ये समझते हैं कि मियाँ साहब की जो सेहत है उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, ना तो उनके इलाज मुआवजे में और ना ही पॉलिटिकली गवर्नमेंट उनको किसी तरह यहाँ रोक के, खुदा न खास्ता कल उनकी सेहत जो है, जो हालात हैं वो जो नज़र आ रहे हैं, जो मेडिकल बोर्ड हैं, तो खुदा न खास्ता कोई एक शख्स की ज़िंदगी जो है बाज़ औक़ात वो आपके यानी हम ना चाहें कि वो हमारे किसी तरह भी हमारे पे उसका कोई बोझ आए।
दूसरी बात, मरियम साहिबा भी जाना चाहती हैं, ये रियायत आप उन्हें भी दे रहे हैं और रियायत आप अपने आप को भी दे रहे हैं कि हम पर बोझ ना आए, कि हम पर हमें वो सियासी तौर पर बोझ ना मुकदम, और वो इसलिए आप उनको रियायत दे रहे हैं कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक आम आदमी नहीं है पाकिस्तान के। नहीं, मैं पहली बात सुन लें, मैं तीनों बातों पे आऊँगा। पहली बात ये कि ऑपोजिशन जो है वो ये समझती है कि मियाँ साहब जो है वो खुदा न खास्ता जो उनकी जो सेहत ख़राब हुई है वो किसी हमारे किसी एक्शन से हुई है या किसी हमारी वजह से हुई है, जो जिसकी कोई उनके पास कोई सबूत या कोई बात नहीं है, वो तो एक एलिगेशन है। लेकिन मियाँ साहब बीमार हैं, ये मेडिकल बोर्ड जितने भी हैं वो सब बता रहे हैं कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग मामलात हैं जो उनका डायग्नोसिस नहीं हो रहा। उस हद तक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, शुरू दिन से कहता हूँ कि उनको सेहत की दुआ भी देते हैं और उनको हर तरह का इलाज मुआवजे की सहूलतें देनी चाहिए, और जब वो ठीक हों तो उनको वापस आके अपना हिसाब पूरा देना चाहिए। मरियम साहिबा को बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान के कानून में इतनी बड़ी तब्दीली या इतना बड़ी चीज़ हो कि मरियम साहिबा जो है वो भी वाले साहब के साथ जाएं। मेरा नहीं ख्याल है, वो जब लास्ट टाइम भी उनका इलाज था तो मरियम साहिबा यहाँ थी, उनके 2 बेटे जो ऑलरेडी अदालतों के भगोड़े हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब तो जा रहे हैं लेकिन मरियम साहिबा को आपकी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही? मैं तो समझता हूँ कि नहीं, इजाज़त मिलनी चाहिए, कोई वजह नहीं है। तीसरी बात ये कि क्या ये एक कानून है और ऐसा पाकिस्तान है, मैं भी एक ही निज़ाम और एक ही पाकिस्तान का नारा लगा के इलेक्शन लड़ के आया हूँ और वोट भी लिए हैं और वोट दिए भी हैं। अभी मैं समझता हूँ कि शायद वो वक्त अभी तक नहीं आया कि अभी भी हमारा जो निज़ाम है वो पूरे का पूरा, शायद वो जो भी है वो ताकतवर के लिए को रिलीफ देता है और लेकिन कमज़ोर को रिलीफ नहीं देता। और मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये इस्तदा भी है मुल्की इदारों से, पार्लियामेंट से, अदलिया से, सबसे, कि ये अगर कानून आज किसी एक पे इतलाक हो रहा है, किसी मजबूत आदमी पे हो रहा है, तो ये कल अल्लाह करे कि ये एक आम आदमी पे भी हो। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, जिसको अगर उसकी ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग हो तो उसको ज़रूर ये जो है ना रियायत मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, और हज़ारों लोग इस लाइन में शायद खड़े होंगे जिनको रियायत मिलनी चाहिए। और सीधा लोगों में तो ज़ाहिर आसिफ ज़रदारी साहब भी हैं, फिर बाकी सियासी शख्सियात भी हैं, फ़रयाल तालपुर भी हैं और लोग भी हैं, शायद उनको भी रियायत मिलनी चाहिए। ये इरशाद साहब, ये जो अभी कुछ सदाकत अब्बासी साहब की गुफ्तगू से लगा कि वो कह रहे हैं इसका भार हम पर ना आए, कहीं खौफ का शिकार भी हो गई हुकूमत ये फैसला करते हुए? मेरा नहीं ख्याल कि ये खौफ की बात नहीं है। देखें, हम असल में सियासी मुखालफत में हमारे यहाँ ये जो है ना इंसानी जज्बात भी हम वो पीछे धकेल देते हैं। 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं। एक तो ये है कि ये मुआशरा जो है एक तबकाती मुआशरा है और इसमें ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कवानीन भी हैं, अलग अलग रसूम व रिवाज भी हैं, अलग अलग ज़ाब्ते भी हैं और अलग अलग सहूलतें और मराहत भी हैं। ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। अभी हम उस स्टेज पर वाकई नहीं पहुँचे कि हम ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान इम्तियाज़ ही बाकी न रखा हो और हम एक जैसा सबको डील कर सकें। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब जब बीमार हैं, जब तकलीफ़ में हैं और उनका इलाज बैरून मुल्क हो सकता है, तो इमरान ख़ान सिर्फ वज़ीर आज़म इस मुल्क के नहीं हैं, एक इंसान भी हैं और इंसान के इंसानी तकाज़े भी कुछ होते हैं। एक शख्स जिसने अपनी वालदा की बीमारी को देखा और शौकत खान अस्पताल बना दिया इतना बड़ा, ताकि लोगों को वो तकलीफ़ ना हो जो मुझे भुगतनी पड़ी, मेरी माँ को तकलीफ़ भुगतनी पड़ी, तो उससे ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि इमरान खान वो नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर एक कठोर और संग दिल शख्स बन के बैठे रहेंगे और कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। मेरे ख्याल ये तवक्को हमें नहीं करनी चाहिए और हर मामले को उस अंदाज में नहीं देखना चाहिए। इसका एक जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर बाहर नहीं इलाज के लिए जा सके या उनका इलाज सही नहीं हुआ, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़िद थी और शरीफ ख़ानदान के बाद लोगों की हरदर्मी थी जिन्होंने सियासत की उनकी बीमारी पर, और उनके जो बाज़ नाम नहाद नादान दोस्त थे उन्होंने सियासत करने की कोशिश की कि एक शख्स को बीमार रख कर ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दियाँ जो हैं हमदर्दियाँ गेन की जाए। मेरा ख्याल है वो वक्त अब गुजर चुका है। ख़ुद नवाज शरीफ साहब को भी समझ आ गई, मरीम नवाज साहिबा को भी आ रही, अब है वो जा रहे हैं। अब जाने के बाद जो मामला होगा वो ये होगा कि मियाँ जनाब इमरान ख़ान को और हुकूमत को ये वाज़े करना पड़ेगा कि ये सिर्फ़ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें इजाज़त दी गई है या कोई बारगेनिंग, मैं डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई अरेंजमेंट हुई है, कोई बारगेनिंग हुई है।
ये एक पहलू है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब सिर्फ ये नहीं है कि कन्विक्टेड हैं, बल्कि कौम का पैसा उनके ज़िम्मे है। तो इस पहलू को बहरहाल मद्देनज़र रखना पड़ेगा और अवाम ये सवाल करेंगे इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि जी हमारी उस दौलत का क्या बना जो अदालतों के बकौल अदालतों ने फ़ैसले सुनाए कि उनके ज़िम्मे है। और दूसरा जो सवाल होगा वो शरीफ ख़ानदान से उनके कारकुनों को करना चाहिए मुस्लिम लीग के, कि हमेशा आप बुलंद बाग दावे करते हैं और उसके बाद आप बारगेनिंग करके जो भी हुकूमत हो और माफ़ी मांग के बैरून मुल्क चले जाते हैं और हमें उसी हुकूमत के रहम करम पर छोड़ जाते हैं। तो ये बार बार क्यों होता है और फिर हमें आप खाम खा साउथ बाग क्यों दिखाते हैं? ये दो अहम सवाल हैं जिनके जवाब आहिस्ता आहिस्ता में मिल जाएंगे। अब रेलवे साहब, आपके ख्याल में ये अब जो नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने से सियासी जो सूरत हाल और ख़ास तौर पर PMLN की जो पोजीशन है और उनके जो हमें एक तरह से एग्रेशन नज़र आता था ख़ास तौर पर उस हलके में जो नवाज शरीफ साहब के करीब है, आपको वो आवाज़ कुछ खामोश होती हुई नज़र आएगी? किस तरह से आने वाले मंजरनामे को देख रहे हैं? देखिए, एक तो अगर जो पॉपुलर और रियल लीडरशिप होती है उनकी मौजूदगी जो है कोई बहुत अहम नहीं होती। यानी अगर मुल्क में होते हुए नजरबंद होते हैं, जेल में होते हैं, जैसे कि हमने देखा, इवन अगर मैं बाहर देखूं तो आयतुल्लाह ख़ोमेनी अगर ईरान में नहीं थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंडेला ने अपनी जेल गुजारी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखना ही होता। इसलिए इस एतबार से मियाँ साहब और मैं बीमारी के ऊपर मैं खाने गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए, किसी की सेहत की, किसी का नहीं मुल होता, अच्छे खासे सेहतमंद लोग भी उठ जाते हैं। ये मियाँ साहब तो खैर बीमार हैं। असल बात यह है कि मियाँ साहब की जो पार्टी थी नून लीग, वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो है, या जो अपनी फॉलोइंग है वो अब खो चुकी है। मियाँ साहब यहां रहें या मरीम साहब रहें या बाहर जाएं, वो तो असर नहीं पड़ता। और उसके मुकाबले में चले आपने धरने का भी जिक्र किया कि हम जो बिल्कुल मौलाना पे क्या क्या फप्ती कसा करते थे हमारे तहरीक इंसाफ के कायद और उनके मुशीर और मसाहिब, आज आपने देखा कि इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट, आप लोग सब इस्लामाबाद के हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि अगर 25,000 लोग भी कह लें, कुछ लोग कहते हैं नहीं ज्यादा हैं, बल्कि मैं तो अगर 15,000 भी कहूंगा तो बहुत होंगे। ये लोग अगर इस्लामाबाद में 9 दिन तक बैठे हैं, इस्लामाबाद कोई कराची लाहौर नहीं है, एक छोटा सा सफारतकारों का हर एतबार से हसास एक शहर है, वो कोई मामूली बात नहीं है। और खास तौर पर आपने कल गौर किया होगा कि जो मौलाना ने जो जबान इस्तेमाल की है उसमें तो उन्होंने कहा है लाशें गिर जाएं और पता नहीं क्या हो जाए, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। बड़ी खतरनाक उनकी जबान थी। अगर हुकूमत का इस्तीफा नहीं आया तो अफरा तफरी होगी, अब इस्तीफा तो नहीं आ रहा तो फिर क्या अफरा तफरी होगी बरेलवी साहब? देखिए, मैंने कहा ना कि जो मौलाना का मूड, जो उनका जबान लहजा है, और अब उन्होंने बड़ी महारत से अपने पत्ते खेले। उन्होंने इब्तिदा में कहा कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए आ रहा हूं, वापस चले जाऊंगा, पिछाड़ मोड़ तक रहूंगा, ये धरना नहीं होगा। लेकिन वो ये जो जहादीदा सियासतदान हैं, मुझे ये लगता है कि इमरान खान को मिसगाइड किया गया और इसमें मैं गार्डेड लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। और शायद आरिफ साहब जैसे सीनियर सिटीजन लोग बैठे हैं कि जब किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह का अवामी रैली आती है तो कुछ और मुहर्रिकात भी होते हैं। तो मौलाना बड़ी तैयारी से आए, 1 महीने के लिए वो यहां बैठने के लिए आए हैं। और बदकिस्मती से दरअसल एक तो इमरान खान साहब की सॉरी टू से अपनी पार्टी नहीं रही, फिर जो उन्होंने अपनी पार्टी नहीं कही, सदाकत अब्बासी साहब तो पुराने आदमी नाराज हो जाएंगे, उमर अयूब बैठे हैं, खुसरो बख्तियार बैठे हैं, फिरदौस आशिक बैठी हैं, पर पता नहीं कौन बैठे हैं, मैं नाम लेते चले आऊं। जो असल इमरान साहब की जो फॉलोइंग होती थी नौजवानों की, यूथ की, जो उनकी आवाज पर लाखों लोग चले आए थे, वो लूज कर चुके हैं। दूसरे जो बहुत बड़े बड़े वादे थे, नौकरियों के, कर्जों के, मुलाजमतों के, महंगाई, हर चीज, तो ये बहुत सारे चीजें ऐसी मिल गई जिसने मौलाना को जैसे शख्स को जो अपनी सीट नहीं जीत सके, आज इस बात का मौका दिया कि वो उनको बिल्कुल शाराए दस्तूर से 5 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं तो इस वक्त बहुत ही इस एतबार से संगीन सूरत देखता हूं। और ऐसे में मैं एक लफ्ज से इस्तेमाल करके गुफ्तगू खत्म करूंगा, कोई भी हादसा और सानिहा हो सकता है।
पॉलिटिकल तनाज़ुर में मैं कह रहा हूं। राइट सर, ये इसकी मैं वजाहत आपसे लेता हूं कि आप कैसे वो किस उसकी शक्ल क्या होगी जिसको आप सियासी सानहा कह रहे हैं, उसकी शक्ल क्या होगी, वो क्या हो सकता है, ये तो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। लेकिन मुझे पहले मुफ्ती साहब ये बताइए कि एक तो तासुर ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बिल्कुल आपके धरने को सपोर्ट करना ही नहीं चाह रहे, और वो एक ख़त नवाज शरीफ साहब ने लिख दिया था, उसकी वजह से उनको आकर एक आपके जलसे में तकरीर मजबूरन करना पड़ी, और उसके बाद फिर वो गायब हो गए, और पार्टी के लोगों को भी मना कर रखा है कि वहाँ पर मत जाएं, और जो कोई गया उसकी सरजनिश भी हुई। तो अब जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे तो फिर PMLN से तो आप कोई तवक्को नहीं कर रहे ना कि वो आपका साथ देंगे, और आप इसको ज़हनी तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि अब आपको तनहा ही ये जंग लड़नी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदुल्लाह खान साहब, मुझे तो सबसे आखिर में आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम 9 अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चल रही है, और मैं तो सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, खामोशी से सदाकत अली अब्बासी साहब की हुकूमत में जो पार्टियाँ शामिल है वो भी अभी तक खुल कर हुकूमत के दिफा में नहीं आए। MQM, BNP वग़ैरह इस तरह की पार्टियाँ जिनको इन हज़रात ने काफ़ी सारी वजारतें भी दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुल्क की कौम परस्त लिबरल सेकुलर बहुत सारी जमातें, मजहबी जमातें वो इस पेज पे इकट्ठी है और इस बात से मुत्तफ़िक़ है कि जो इलेक्शन थे ये जाली थे, ये नाजायज़ थे। इसके बाद जो हुकूमत चलाई गई, इनकी नालायकी, उनकी नाअहली, ये पूरी कौम पर वाज़ेह है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, ज़ाहिर बात है वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो रोज़ इनकी पार्टी का कोई ना कोई नुमाइंदा हमारे साथ कंटेनर पे मौजूद होता है। चूँकि धरने का फ़ैसला हमारी जमात का अपना फ़ैसला था, उनका मार्च में शिरकत का फ़ैसला तो ज़रूर था। उन्होंने हमारे इस्तकबाल में, जब से हम कराची से आ रहे थे तो पंजाब के मुख्तलिफ़ सिटीज़ में उनके कारकुनों ने हमारा इस्तकबाल किया है। उनके कारकुनों के दिल अब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी इस बात पर अभी सोच रहे हैं कि हमें भी इस धरने में और इस सिटिंग में शिरकत करनी चाहिए। पर मैं ये बता दूं कि ये तो जमीयत उलमा इस्लाम और पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के वर्कर्स अभी बैठे हैं। अगर ये बाकी 9 अपोजिशन जमातें भी, उनके कारकुन भी ये निकल आएंगे और हमारे साथ यहाँ पर बैठेंगे, तो अभी जो चीखें निकल रही है हुकूमत की, आज आपने इनकी बातें सुनी होगी, आपने कुछ थोड़ा सा क्लिप भी चलाया असम्बली में। जो मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन है परवेज़ खटक साहब, उसने जिस अंदाज से, जिस बॉडी लैंग्वेज से हमें मुखातिब करके कहा, तो जी, तो मैं वही बात बता रहा हूँ ना, ये अभी ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। ये अब इनको ये ख़ुद इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि ये लोग अपोजिशन में है और हम हुकूमत में है। तो इनके लहजों से ये बात वाज़ेह हो रही है कि इनका सूरज ये डूबने वाला है इंशाल्लाह, और हमारे ये जो मार्च है ये अपना असर दिखा रही है, और इंशाल्लाह मुस्तकबल में आप बहुत कुछ देख सकेंगे। अच्छा, चले मैं एक मुफ्ती साहब आप ही के पास आता हूँ, ज़रा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ, फिर मैं परवेज़ खटक साहब को आपसे ही पूछता हूँ कि ये आपके ख्याल में ये फ्रस्ट्रेशन है या ये कॉन्फिडेंस है? क्योंकि परवेज़ खटक साहब को शायद ये लग रहा है कि ये बंदगली में चले गए हैं, इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो अब इनका वक्त ज़ाया किया जाए। जैसे एक हॉकी या फुटबॉल के मैच में जब आपके गोल इतने हो चुके होते हैं तो आखिर में आप सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं ताकि मुखालिफ टीम गोल ना कर सके। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेकर मैं सुनवाता हूँ परवेज़ खटक साहब ने कहा क्या है, जिसका हवाला दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आता है। मुफ्ती साहब, ये कुछ देखने वालों को तो ये कॉन्फिडेंस लग रहा है, आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है। असदुल्लाह खान साहब, इनकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगाइएगा ये हुकूमत में है। ये अभी अजीब शानदार एक हुकूमत है। इनकी संजीदगी को आप देखिएगा, संजीदगी इनकी सिफ़र है, कारकर्दगी इनकी सिफ़र है, परफॉर्मेंस उनकी सिफ़र है, दलील उनके पास कोई नहीं है, तब्दीली उनका सिफ़र है। अभी सदाकत अली अब्बासी साहब ने ख़ुद ही फरमा दिया कि अभी वो वक्त नहीं आई है कि एक पाकिस्तान बन जाए जहाँ पर अमीर के लिए और गरीब के लिए एक जैसे हुकूमत हो। तो अपनी तब्दीली की नाकामी का तो ख़ुद उन्होंने एतराफ़ कर लिया। अब माशी तरक्की उनकी सिफ़र है, सेहत का कारकर्दगी आप देख सिफ़र है, वस्तीज़ वाले हड़तालों पे है। ये
राइट मुफ्ती साहब, लेकिन ये मैं जरा सदाकत अली बासी साहब से पूछ लेता हूँ कि ये क्या है। सदाकत साहब, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं वो जिस ज़बान में बात कर रहे हैं, जिस लबो लहजे में, तो इसके बाद हम इस मुज़ाकराती कमेटी को तहलील समझें और मुज़ाकरात को बस मजाक समझें, क्योंकि वो कह रहे हैं जाओ हम टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर अब संजीदा गुफ्तगू तो नहीं हो सकती इस मुज़ाकराती कमेटी के साथ और इस मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह के साथ। शायद इसीलिए आपने अब चौधरी साहब को आगे कर दिया, या चौधरी साहब को आगे कर दिया तो ये इनको आपने बता दिया कि अब आपका काम नहीं रहा। असदुल्लाह साहब, अगर आप थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाएं, पाकिस्तान की करीबी जो माजी करीब में बड़े धरने हुए, बड़े एहतजाज हुए, हमने भी किए, हमें मारा भी गया, हमें अरेस्ट भी किया गया, खटक साहब को अटक पुल से आगे नहीं आने दिया गया, और हमने जिस तकलीफ़ में ये धरने किए हमें पता है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतनी दलेर हुकूमत आई है जिसने अपने इंतहाई मुखालिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात, बेबुनियाद एजेंडा, गैर सियासी एजेंडा पे हुकूमत एक अपोजिशन एहतजाज करती है, उसको पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं। और आज भी मुझे वो जो कारकुनान वहाँ बैठे हैं वो मेरे भाई हैं, मुझे उनका एहतराम है। उनके साथ जो भी धोखा किया गया, उनके साथ ब्लफ किया गया, उनको अंधेरे में रखा गया, उनको गलत कहा गया, लेकिन इसके बावजूद हमारी हुकूमत ने उनको रास्ता दिया, उनको एक ज़बरदस्त ग्राउंड तैयार करके दिया, उनको पानी दिया, बिजली दी, बाथरूम बना के दिए। जब बारिश हुई तो जाके पूछा, बीमार हुए तो डॉक्टर भेजे। आज भी हम उनका ख्याल करेंगे क्योंकि वो हमारे रियासत के उतने ही अहम लोग हैं जितने हम हैं या कोई और है। एक तो ये है उनका एहतराम है, इसी एहतराम में उन्हें पूरी कोशिश की है कि उनके पॉलिटिकल मुतालबात को मानने की कोशिश करें। अगर ये समझते हैं कि मौलाना खाली को इतनी बड़ी ताकत हो गए कि मौलाना किसी फोरम पे ना जाएं कि जी ये पार्लियामेंट है, मैं लेकिन आप उनको संजीदगी से नहीं ले रहे ना बासित साहब। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा ना दिया, हमारा मुतालबा ना माना, तो अफरा तफरी होगी, अफरा तफरी होगी, वो कह रहे हैं। और अब आप उसको संजीदगी से नहीं ले रहे इस बात को। अफरा तफरी का मतलब है कि वो तो फिर सबका नुकसान होगा ना। जो मैंने बातें बताई हैं ये उनको सीरियस लेने की है। आपको पता है ना वो क्या कहते थे, मैं 1 मिलियन ले गया, शायद उनको पता नहीं कि 1 मिलियन में और 10,000 में कितना फ़र्क है। कोई 3-4 जीरो कम हो गई हैं, बल्कि 4-5 जीरो कम हो गई हैं। वो 1 मिलियन लाने थे, 4-5 हज़ार लोग इस वक्त मौजूद हैं, शायद इससे भी कम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वक्त अब हो सकता है कि 30-40 हज़ार आए हों, लेकिन मिलियन पता है कितना होता है? आपको पता है ना मिलियन कितना होता है? लेकिन इसके बावजूद जितने भी आए वो सियासी कारकुन हैं, हमने सीरियस लिया। वो मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात। कल मैं भी सियासी कारकुन हूँ, मेरी भी सियासी ज़िंदगी है, मैंने नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ PTI का। कल मुझे मौलाना बहुत बेबस, बहुत डेस्परेट और बौखलाए हुए लगे। जो वो धमकियाँ दे रहे थे, वो क्या कह के आए थे, ये तो पुरअमन है, ये तो गमला नहीं तोड़ते। तो मौलाना के अंदर का खौफ बाहर आ रहा है, क्योंकि जो वक्त गुजरता जा रहा है, पीपल्स पार्टी छोड़ गई, नून छोड़ गई, अपने लोग छोड़ रहे हैं, मौसम सख्त है, आगे मंजिल दूर है और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। हमें इनसे फिर भी एहतराम है, इनका एहसास है। हम इन्हें कहते हैं ये रास्ता भी देंगे, आपको फेस सेविंग भी देंगे। लेकिन अगर गीदड़ बबकियाँ करें, यहाँ बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े धमकी देने वाले आए, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हम समझते हैं कि मौलाना को 2-3 दिन और गुजारने दें ताकि उनको ज़रा आटे दाल का भाव पता लगे, तो हम उनको फिर मुज़ाकरात करेंगे, फिर उनकी हर जायज़ आईनी कानूनी। तो मौलाना को क्या फर्क पड़ता है सर? वो तो उसको आते हैं शाम में, एक उनको भरा मजमा मिलता है, उससे वो खिताब करते हैं, घर चले जाते हैं, वो घर चले जाते हैं। तो आप आटे दाल का भाव क्या है? तो कोई तो तकलीफ सदाकत साहब, तकलीफ तो बेचारे दाल का मेरा मतलब है, आटा दाल का आटे दाल का मतलब है कि जो फाइनेंसेस हैं वो अब तंग हो रहे हैं। तो वो आटा दाल का मेरा मतलब होता कि ये धरने इतना आसान नहीं होते, आजाद भी होते हैं। और जो वर्कर्स को कह के लाए थे, आज वापस जाते हुए मसला हो रहा है। अब्बासी साहब, इरशाद आरे बोल रहा हूँ, ये आपने जिन कारकुनों से हमदर्दी का इजहार किया, हमें भी सबको है, वो बहरहाल काबिल एहतराम लोग हैं, एक जज्बे के साथ आए हैं। मसला उनको है, वो आटे दाल का भाव उनको मालूम हो रहा है, बेचारों को तकलीफ में। क्योंकि मौलाना और उनके साथी जो हैं वो तो गर्म कपड़ों में आते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, उसके बाद आराम से चले जाते हैं। पहले वो 10 बजे 9:30 आते थे, अब वो 8 बजे खिताब करके चले जाते हैं ताकि ज़्यादा सर्दी में ना बैठना पड़े। उन कारकुनों के बारे में तो बेचारों को सोचे ना आप लोग, ठंड ज़्यादा है, आप हुक्मरान हैं। अब वो अच्छा ही है। दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ने
वो प्राइम मिनिस्टर को उतारने के लिए आए। असद साहब एक जुमला जी, वो प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से उतारने के लिए आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इंतजामिया को ऑर्डर किए हैं कि उनको हर मुमकिन सहूलत दी जाए। उनमें से कोई अभी 2-3 की तो अमवात भी होगी बेचारों की, अल्लाह ताला उनको बख्शे, उनके ख़ानदानों को सब्र दे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे उन कारकुनों को कोई तकलीफ ना हो। ये जो उन पे नाम पे सियासत कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको मिस यूज़ कर रहे हैं, इन पे हमें गुस्सा है। कारकुनों का आज भी एहतराम है, वो मेरी तरह के एक कारकुन है जो एक नजरिए, एक सोच सही है, बिल्कुल, और उसके लिए आए और हुकूमत पूरी तरह फैसिलिटेट करेगी। लेकिन मैं एक चीज जो बेलवी साहब आपने कह रहे हैं, वैसे मैंने परसों रात को मैं चला गया, इस्लामाबाद में था, तो मैंने सोचा कि जरा जाके कारकुनों से गप मारते हैं। मैं वहाँ गया तो इत्तेफाक से रात 11-12 बजे की बात है, बारिश शुरू हो गई और वो एक ऐसा माहौल बन गया बारिश में कि कारकुनान अब जो अपने कैंपों में थे या जिन्होंने वो एक प्लास्टिक का कवर लिया हुआ था, तो वो प्लास्टिक उनको ऊपर से तो बारिश से बचा रही थी, लेकिन बारिश का पानी उनको ज़मीन पर जो उन्होंने बिस्तर बिछा रखा था वो गीला होने की वजह से भी तकलीफ हो रही थी। तो कारकुन बावजूद इसके कि वो परेशानी का इजहार नहीं कर रहे कि हम कहाँ फंस गए, वो कहते हैं हम तो एक जज्बे के तहत आए हैं। कारकुनों का जज्बा तो यही होता है जो कमिटेड कारकुन थे, लेकिन भारत परेशानी एक इंसान के तौर पर एक परेशानी का सामना तो है। अब रेलवे साहब मुझे ये बताइए, आपने अभी कहा कि मौलाना जहांदीदा हैं, बड़े तरीके के साथ वो आए और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जलसा करने जा रहा हूं, लेकिन वो बैठ गए, फिर तासुर दिया कि 2 दिन के लिए बैठेंगे, फिर वो लंबा बैठ गए। तो ये इसको कुछ लोग वादा खिलाफी से ताबीर कर रहे हैं, आप जहांदीदगी से ताबीर कर रहे हैं, ये कहां पर ले कहां जाएगा मामला? देखिए, एक तो पाकिस्तानी सियासत में क्या अमूमी तौर पर सबकॉन्शियसली कह लें, यानी ये जो सच, झूठ, इक़दार, अखलाकियात, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। दोस्तियां, दुश्मनियां। तो बड़ी मोहब्बत से, प्यार से मौलाना ने ये कहा कि जनाब मैं तो आऊंगा और चला जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक स्क्रिप्टेड जो है उनका प्लान है। और जब मैं स्क्रिप्टेड कह रहा हूं तो इरशाद आरिफ साहब उसकी तस्दीक करेंगे। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए तो बड़े मोहतरम है कि ये इस तरह नहीं हुआ कि ओवरनाइट हो गया हो। अब इस स्क्रिप्ट लिखने वाला, जैसे पहले भी हम कहते थे, वो कौन है, इस स्क्रिप्ट में किस किस ने क्या रोल अदा करना है, क्या रंग भरना है, तो उसके मुताबिक हो रहा है। और ये अगर ये बात सही है कि मुझे याद है कि परवेज खटक जब पेशावर से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो एक जंग का समा था, किस तरीके से उनको वहां से आते हुए रोका गया था धरने में शामिल होने में, जबकि मौलाना तो बगैर ठाट बाट से उनके कारकुन बिस्तर लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, बैटरियां लेके आए, मेवाजात लेके आए, किताबें लेके आए। माशाल्लाह मौसम बारिश वाली सर्दी वर्दी होती है तो उनको तमाम सहूलतें दी गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मौलाना को ये तमाम सहूलतें दी, उसमें सहूलतकार और जमानत किसने दी। ये सवाल सदाकत अब्बासी साहब जैसे को जरूर इल्म होगा कि उस सहूलतकार या वो जो उसमें फैसिलिटेटर था या जिसे जमानत दी, उसका किरदार बड़ा अहम है कि जिसने एक बंद गली में अगर मौलाना को डाला है तो हुकूमत को भी डाला है। इसीलिए मैंने कहा कि सूरत हाल इतनी इसको सादगी से न लिया जाए, गैर मामूली है। खास तौर पर ये जो हम समझ रहे थे मज़ाकराती टीम से जो गुफ्तगू नशीर हो रही थी, तो ये बहुत सारे मैं बड़े मोहतात और ये तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं ना कि उनको किसकी सपोर्ट है। सीनियर लोग बैठे हैं, ये आप जो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब से ये पूछ लेंगे अभी कि ये किसकी सपोर्ट से ये हो रहा है, क्या उनको माली इमदाद मिल रही है, कोई गैर मुल्की ताकतों की सपोर्ट उनको हासिल है, कोई यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर कुछ ताकतों की सपोर्ट है, किसकी सपोर्ट है जो आप बार बार इशारा कर रहे हैं, ये उन्हीं से पूछते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मौलाना ने जो इतराफ़ किया है कि बंद गली में मैं चला गया हूँ और मेरे पास वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है, ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे, और मैं जो है वो पीछे नहीं हट सकता। मौलाना ने क्या कहा था ये आपको सुनवाता हूँ, शायद साहब से इसका जवाब लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें अब इसमें शायद साहब, एक तो वो कह रहे हैं इस्तीफ़े नहीं देंगे, जो राबर कमेटी में बात ज़रा गौर थी कि इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं, तो उस पर तो मौलाना ने कह दिया कि हम इस्तीफ़े तो लेने आए हैं, देने नहीं आए। दूसरा, उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि बंद गली में हम चले गए हैं, दीवार से हम लगे हुए हैं, हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है। क्या मौलाना की स्ट्रैटेजी आपको नज़र आती है? मौलाना ने कुछ गलत फहमियाँ पाली या उन गलत फहमी में मुब्तला किया गया और वो चल पड़े।
उन्हें एग्ज़िट पॉलिसी जो होती है या एग्ज़िट स्ट्रेटजी है, सबसे पहले वापसी का रास्ता जो होता है वो सबसे पहले सोचा जाता है। जब जुमे के रोज़ उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ, तो मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था और बाहर भी हम बहस कर रहे थे कि मौलाना ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। देखो कि 2 दिन तो गुजर जाएंगे, आपके पास क्या है रियासत से लड़ने के लिए, रियासती इदारों से लड़ने के लिए? आपकी ज़िंदगी भर की जदोजहद जो है वो पुरअमन जदोजहद रही है। अब आप कहते हैं 2 दिन के बाद हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी, तो 2 दिन के बाद तो आपने कुछ नहीं किया। जिस दिन 2 दिन गुजर गए और मौलाना वहाँ बैठे रहे और उन्होंने एक ठंडी मीठी तकरीर कर दी, तो उनका जो रौब था, जो उनका खौफ था, जो उनका दबदबा था, वो ख़त्म हो गया। अब ये रियासत की या रियासती इदारों की आप शराफत कह लें कि अभी भी वो इनको डायलाग में इन्होंने इनको एंगेज किया हुआ है, वरना उनका जो सारा जो कुछ उनका तैयार किया था, एक नैरेटिव था, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि 2 दिन के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब आगे मसला क्या है? लेकिन ब्रेलवी साहब तो कह रहे हैं कि शायद उनको सपोर्ट है। सर सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट होती तो वो 2 दिन के बाद कुछ कर दिखाते। एक बात तो मैं पहले एक और अर्ज़ कर दूं कि देखें सपोर्ट किसकी हो सकती है। इस वक्त हमें मालूम है, जो भी बाखबर लोग हैं, कि रियासत के पास, रियासत के इदारों के पास इमरान खान का मुतबादिल कौन है, ऑप्शन क्या है। इस मौजूदा हुकूमत के मुतबादिल क्या ऑप्शन है? क्या ज़रदारी साहब आके बैठ सकते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करके उनको वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है? क्या नैब को मतलूब नैब जी अवाम अगर मुंतखब कर लें, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, मरियम आ जाए, कोई आ जाए। नहीं, कैसे? नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मरियम साहब 7 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकती। देखें, बात यह है कि जब आप ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से बेहतर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, रियासत पाकिस्तान को, रियासती इदारों को ना अच्छा स्पोक्समैन मिल सकता है, ना अच्छा एम्बेसडर मिल सकता है, ना अच्छा ब्रांड मिल सकता है। एक ब्रांड है आपके पास, तो इसलिए ये मौलाना को पहले सोचना चाहिए था कि जी मैं जब जाऊंगा मैं मुतालबात करूंगा, इस्तीफ़े का मुतालबा करूंगा। हमारा ये ख्याल था कि मौलाना इस्तीफ़े का मुतालबा जो है वो सिर्फ़ एक बारगेनिंग चिप के तौर पर कर रहे हैं, उस पर स्टैंड नहीं करेंगे और उसके बाद एक सियासतदान की तरह बाकी मामलात पे वो बारगेन करेंगे या डायलॉग करेंगे। लेकिन उन्होंने डायलॉग का दरवाज़ा बंद किया। इस बात से परेशान है मौलाना कि उनकी जो बड़ी इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी और PMLN वो उन्हें छोड़ गए हैं? देखें, वो तो उन्हें पहले दिन पता था कि ये दोनों जमातें नहीं आएंगी। अब तो सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा उनको तवक्को थी नवाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहबा से। मरियम नवाज साहबा ने कह दिया कि मियाँ साहब की सेहत से ज़्यादा हमें कुछ मालूम नहीं। मियाँ साहब अगर चाहते, नवाज शरीफ साहब चाहते तो कुछ पैगाम ही दे सकते थे धरने वालों के लिए, उन्होंने कोई पैगाम नहीं दिया। देखे ना, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, मौलाना से मिलना उन्होंने पसंद नहीं किया। मरियम साहबा आज जो मीडिया पे बात कर रही थी, यही बात वो धरने वालों के लिए भी कर सकती थी। तो शरीफ खानदान ने, मुस्लिम लीग ने उनको तनहा छोड़ दिया, तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन अब भी बाइज्जत तरीका उनका यही, उनके लिए यही है कि जिस तरह शरीफ खानदान निकल गया पतली गली से, लेकिन वो उनके सियासी तौर पर उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित नहीं होगा। मुफ्ती साहब, ये रास्ता है आपके पास जो निकलने की कोशिश करें, ये इनके लिए, इनके कारकुन के लिए बेहतर। क्या आपके पास ये रास्ता है कि आप वापसी का रास्ता ले लें और आपने पावर शो कर दिया और आप एक वार्निंग देकर चले जाएं हुकूमत को कि अगर आपने परफॉर्म ना किया या जो भी आपके मुतालबात है तो हम ये देखें हमारे पे ये स्ट्रेंथ है? क्या आपके पास ये रास्ता मौजूद है, या वही है कि इस्तीफा नहीं आएगा तो फिर अफरा तफरी होगी, फिर आप बंद करेंगे सड़कों को और कंटेनर्स लगाएंगे और लॉकडाउन कर देंगे हाईवेज को? ये रास्ता है क्या? देखिए जी, जिस दिन से हमारा मार्च चल पड़ा है, अब तकरीबन उसके कोई 10 दिन होने को है, 11 दिन, तो इसमें किसी को अभी तक कोई हमारे तरफ से कोई गैर आईनी या गैर कानूनी इक़दाम नज़र नहीं आया। मेरे भाई मुफ्ती साहब, ये 1 साल तक तो आप ऐसे नहीं बैठेंगे ना अगर हुकूमत ने इस्तीफा ना दिया तो? कि हमने भी धरना दिया था जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 साल तक इस्तीफा नहीं आएगा तो आप 1 साल तक तो नहीं बैठ सकते ना यहाँ पर, फिर आप बी प्लान की तरफ जाएंगे। वो बी प्लान आपके रहनुमा ये बता रहे हैं कि वो जो बी प्लान है वो खतरनाक है। जनाब असदुल्ला खान साहब, मेरी बात समात फरमाइएगा। जी जी जी। बंद गली में हम नहीं फंस गए हैं, हमें दीवार से ज़रूर लगाया गया है। बंद गली में तो हुकूमत फंस गई है,
उनके अपने इत्तेहादी उनका साथ नहीं दे रहा। बंद गली में तो हुकूमत तो पंस गई है, पूरी कौम इसकी मुखालिफ बन चुकी है। आपने खुद सदाकत अली अब्बासी साहब की बात सुनी, वो कह रहे कि अभी तक 1.5 साल हुकूमत करने के बाद भी हमें वो एक पाकिस्तान नज़र नहीं आया। यहाँ पर बात की गई कि उनकी फाइनेंसिंग कौन कर रहे हैं, फाइनेंसर वो खुद थक जाएंगे और थक चुके हैं। मैं बात करूँ, हमारा फाइनेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने लोग, हमारे अपने वर्कर्स कर रहे हैं। हमें हमारे ऊपर कोई फॉरेन फाइनेंसिंग या फॉरेन फंडिंग का कोई केस नहीं है, वो इन लोगों के ऊपर चल रहा है। हमने किसी बैरूनी इमदाद पर अभी तक कोई धरना, कोई मार्च नहीं चलाया है। जनाब प्लान बी की डेट कब शुरू होगी? फंस गए हैं उनके ताजर उनसे मायूस होकर आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए? मुफ्ती साहब, प्लान बी की तारीख कब शुरू हो रही है? प्लान बी जो है आपका, वो कब से एग्जीक्यूट होगा? देखिए, हमारा जो स्ट्रेटजी है और हमारा जो थिंक टैंक है वो बैठी हुई है, उसमें रहबर कमेटी है, उसमें 9 अपोजिशन जमातें हैं। ये तो वैसे ही खुशफहमी में पड़े हुए हैं, उनके पास तो अपना बड़ी जमातें इत्तेहादी लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे और न खुलकर उनकी हिमायत में महमूद आज तक बोल पड़े हैं। आपने कभी देखा है एमक्यूएम वालों को, आपने कभी देखा है बीएनपी वालों को कि हुकूमत को डिफेंड कर रहे? मौलाना, उनको जरूरत क्या है इत्तेहादियों की जरूरत क्या पड़ गई है? कहीं वोटिंग हो रही है कि सदाकत वासी साहब, अब आप मुझे जरा आखिर में ये बता दें, ये प्लान बी की तरफ अगर जाहिर बात है, जारहाना हिकमत अमली है हुकूमत की, कोई नई मुज़ाकराती कमेटी बनाएंगे, क्योंकि वो पहले वाली मुज़ाकराती कमेटी तो फेल हो गई। देखें, हम समझते हैं कि अपने आप को सियासत में रेलेवेंट होने के लिए इन्होंने बहुत नुकसान किया मुल्क का। कश्मीर का इशू जो इस वक्त पूरी लाइमलाइट में था और पाकिस्तानी मीडिया इंटरनेशनल मीडिया को फीड कर रहा था, आज 100 दिन के करीब होने वाले हैं, कश्मीरी बेचारे अंदर बंद हैं और मौलाना हमसे आज़ादी की बातें कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये जिसका भी एजेंडा है और जो भी इसका फाइनेंसर है, मैं तो ये बात मुनासिब नहीं है कोई ऐसा इल्ज़ाम दूँ, लेकिन बहरहाल इन्होंने बहुत मुल्क का नुकसान किया, मुल्क के इमेज का नुकसान किया और इनके पास कोई ऐसे काबिल अमल तरीका नहीं है कि इनको सेफ एग्जिट कैसे दिया जाए, जितना इन्होंने हटदर्मी पे चले गए हैं। मेरे पास बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब, मुफ्ती फजल महमूद साहब और शाद अहमद आरिफ साहब रेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।